अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है हमारे पास डायनामिक्स। तो इसका आज फर्स्ट लेक्चर हम लोग कवर करने जाएंगे कि इसके अंदर हमारे पास जो फर्स्ट लेक्चर होगा, फर्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास बुक के अंदर वो है हमारे पास न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो उसमें पहले जाने से पहले हम एक काम ये करते हैं कि हम बात करते हैं चैप्टर के नाम के डायनामिक्स। हमारे पास जो टर्म है, जो टर्मिनोलॉजी है हमारे पास, वो कहाँ से आई। अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि हमारे पास जो नाम है डायनामिक्स, सिंपल हमारे पास यही है। इस तरीके से हमने चैप्टर नंबर 2 हमारे पास जो नाम है काइनेमेटिक्स, उसको हमने देखा था कि हमारे पास वो काइनेमेटिक्स का रूट क्या है, वो कहाँ से आया हमारे पास। तो उसको अंदर हमारे पास उस चैप्टर्स के जो हमारे पास टॉपिक्स थे उसको समझना हमारे लिए क्या हो जाता, आसान हो जाता, इजी हो जाता। इसी तरीके से अब हम देखते हैं कि हमारे पास डायनामिक्स किस तरीके से आया है। हमारे पास ऑब्वियसली हम लोग फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स इधर मैंने सिंपल लिख दिया। फिजिक्स क्यों लिखा इधर मैंने, फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस होती है, फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस होती है। क्लास 9 के अंदर आप लोगों ने उनका रट्टा भी लगाया हुआ ठीक ठाक, ठीक है। तो उसमें से एक ब्रांच थी, अगर आप लोगों को याद हो, तो उसमें से एक ब्रांच थी जिसका नाम था मैकेनिक्स। क्या था भाई नाम उसमें, फिजिक्स की ब्रांच का क्या नाम था, उसमें से एक ब्रांच का नाम था मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स जो है हमारे पास वो किसको डील करती है, हमारे पास वो डील करती है हमारे पास मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में। क्या करती है हमारे पास, डील करती है। कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो मूव कर रहा है, वो अगर इन द स्टेट ऑफ मोशन है, तो इसके अंदर जिसके अंदर उस ब्रांच के अंदर हम यानी कि मैकेनिक्स के अंदर हम उसके अंदर क्या करते हैं, उसको डील करते हैं उस ऑब्जेक्ट के मोशन को, ठीक है। फर्ज करो ये मेरे पास मार्कर है, इस मार्कर को मेरे को उछाल है, ये नीचे है, ठीक है। तो ये अभी कौन सी स्टेट के अंदर था, ये मार्कर इन द स्टेट ऑफ मोशन था। अगर मैं चल रहा हूं तो अभी मैं कौन सी स्टेट के अंदर हूं, इन द स्टेट ऑफ मोशन में। तो ये जितना भी मेरे पास फिजिक्स के अंदर डील करा जाएगा, फिजिक्स के अंदर एक ब्रांच होती है मखसूस जिसका नाम होता है मैकेनिक्स, उसके अंदर ये सारी चीजें डील करी जाएंगी। अब मैकेनिक्स की दो मजीद ब्रांच है जिसके अंदर हमारे पास एक हमारे पास है काइनेमेटिक्स और दूसरी हमारे पास क्या है, डायनामिक्स। एक है हमारे पास काइनेमेटिक्स और एक है हमारे पास डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स हमारे पास चैप्टर नंबर 2 का नाम है, जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 हम लोग पढ़ चुके हैं, तो काइनेमेटिक्स हमने वहां पे डील किया था और डायनामिक्स हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है। काइनेमेटिक्स को हमने बहुत डीप में पढ़ा था, डिटेल के अंदर हमने पढ़ा था। तो काइनेमेटिक्स से हमने क्या कहा था, ऑब्वियसली मैकेनिक्स की ब्रांच है, तो काइनेमेटिक्स भी एक मैकेनिक्स की ब्रांच है, डायनामिक्स भी मैकेनिक्स की ब्रांच है। यानी कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में काइनेमेटिक्स में भी पढ़ेंगे, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में डायनामिक्स में भी पढ़ेंगे। ये तो बात कंफर्म हो गई क्योंकि ब्रांच तो हमारे पास मैकेनिक्स की है। तो अब इसके अंदर हमारे पास डिफरेंस क्या है, इन दो को हमने अलग अलग कैटेगराइज किया है, इन दोनों के अलग अलग हमने चैप्टर्स क्यों क्रिएट कर दिए। तो इसका जवाब हमारे पास ये कि अगर हम काइनेमेटिक्स की बात करें तो इसके अंदर हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में ही डील करते हैं, पर विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स हम बात करते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स हम क्या करते हैं, बात करते हैं। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स हम इसके अंदर क्या करते हैं, बात करते हैं। मतलब ये आप लोगों ने जब चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दी थी कि अगर मैं ये मार्कर है मेरे पास, इस मार्कर को मैंने ऊपर क्या करा, सिंपल उछाला मैंने, तो ये वापसी अपनी हाइट पे जाके वापसी नीचे आ गई। अगर मैं आप इसके अंदर बात करूं इसकी स्पीड के हवाले से, तो इसकी स्पीड आप क्या करेंगे कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कुछ ना कुछ होगी, जितनी स्पीड से मैंने ऊपर फेंका है, ठीक है। इसकी कुछ फर्स्ट करो, इसके अंदर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 10 मीटर पर सेकंड थी इसकी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी। और अगर मैं इसकी फाइनल वेलोसिटी की बात करूं तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास फर्स्ट करो, मैं नीचे एक पॉइंट है और एक ऊपर एक पॉइंट है, जहां पे जाके ये हमारे पास वहां से नीचे आ रहा है। तो एक पॉइंट मैंने इधर से उछाला तो ये 10 मीटर पर सेकंड एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे जाके ये ऊपर रुक के वापस नीचे आएगी,
तो ये फाइनल वेलोसिटी हमने सपोज करी को हमने 0 मीटर पर सेकंड सपोज कर ली कि बिल्कुल लाउन के बराबर, ठीक है, क्योंकि ये एक हाईएस्ट पॉइंट पे गया, ये मार्कर था हमारे पास, इस मार्कर को मैंने ऊपर जो है हाइट पे इसको मैंने क्या करा उठाया और ये वापसी नीचे आएगा। जब ये वापसी नीचे आएगा तो ये ऊपर वाला जो पॉइंट होता है वहां पे हमारे पास कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ सेकंड्स में कहते हैं कुछ मिली सेकंड्स के लिए हमारे पास टाइम हो जाता है वो जीरो हो जाता है। तो इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास वही थी जिस स्पीड से मैंने इसको तेज उछाला और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास तो लेगी इसकी जीरो लेगी, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास सॉरी टी जीरो लेगा, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास तो लेगी जीरो लेगी। तो इस तरीके से मैंने आपसे बात कर ली, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी की तो बात कर ली, अब ये आखिर हुआ क्यों है? अगर मैं आपसे बात करूं तो मैंने फोर्स लगाई है, ऑब्वियसली मैंने जब से फोर्स लगाई है तो ये उछला है ना ऊपर, मैंने हाथ से इसको सिंपल फोर्स लगाई है तो ये उछला है। अगर मेरे पास कोई बॉक्स, फर्स्ट तो इधर मेरे पास कोई बॉक्स रखा हुआ है, इधर मेरे पास क्या रखा हुआ है, कोई बॉक्स रखा हुआ है, तो इस बॉक्स अभी कौन सी स्टेट में, रेस्ट में, तो अगर मुझे इसको मूव कराना है, अगर मुझे इसको मूव कराना है तो इधर से कोई ना कोई क्या लगाऊंगा, फोर्स लगाऊंगा, इधर से मैं कुछ ना कुछ क्या लगाऊंगा, इसको सिंपल सा फोर्स लगाऊंगा तो ये बॉक्स क्या कर देगा हमारे पास, सिंपल मूव कर जाएगा। तो अगर इस बॉक्स को मुझे मूव कराना है तो मैं कोई ना कोई फोर्स इसके ऊपर लगाऊंगा तो ये बॉक्स हमारे पास सिंपल क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आगे मूव कर जाएगा, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स हमारे पास किसकी ब्रांच है, मैकेनिक्स की। ये तो हमें पता चल गया भाई, इस बॉक्स को हमें मूव कराया है फोर्स से, तो ये हम किस में पढ़ेंगे, किसकी ब्रांच है, क्योंकि मैकेनिक्स है, जिसके अंदर क्या करना है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके मोशन के बारे में हम डील करते हैं। अब काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स हम ब्रांच आ रहे हैं, ये एग्जांपल्स आपको समझाना ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। बॉक्स की पहले बात कर लेते हैं। तो भाई बॉक्स को अगर मैं आपसे बात करूं तो इसकी अगर हम बात करें तो स्पीड की बात कर लेते हैं कि भाई इस बॉक्स की स्पीड कितनी है। फर्स्ट हमने फोर्स लगाई है, इधर से इसकी स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, इसकी एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो मैंने टर्म्स लिखे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या है, तो इसके अंदर आपको फोर्स से लेना देना नहीं, इसके अंदर आपको फोर्स से लेना देना आपको नहीं, आप सिंपल कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, आप इसके अंदर सिंपल से हम डिस्टेंस कितने से कवर किया, ठीक है। तो जिसके अंदर हम ये सिंपल करें, फोर्स को हटा, फोर्स लगी हुई है मगर हम फोर्स को क्या कर रहे हैं, इग्नोर करते हैं, फोर्स को हम क्या कर रहे हैं, जस्ट इग्नोर कर रहे हैं। और ये टर्मिनोलॉजीज या इन टर्म्स के अंदर हम डील कर रहे हैं, या तो उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, काइनेमैटिक्स। तो इसमें मैंने क्या लिखा है, अगर हम बात करें मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में, देखिए ये मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ये बॉक्स हमारे पास मूव कर रहा है, पर फोर्स को हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। क्या लिखा मैंने, विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। तो इसके अंदर हम क्या कहेंगे कि ये हम किस ब्रांच में डील कर रहे हैं, मैकेनिक्स के काइनेमैटिक्स की ब्रांच में डील कर रहे हैं। और अगर मैं डायनामिक्स की बात करूं तो डायनामिक्स के अंदर क्या है हमारे पास, डायनामिक्स में हमारे पास क्या, सॉरी हमने विदाउट लिखी, ये विद होगा, विद रेफरेंस ऑफ फोर्स, ठीक है। तो डायनामिक्स में हमारे पास क्या है, विद रेफरेंस ऑफ फोर्स। अगर हम बात करें तो वो हमारे पास कौन सी ब्रांच रहेगी, डायनामिक। फॉर एग्जांपल भाई कितनी फोर्स लगाइए, ठीक है, अगर सवाल आ जाए इधर कितनी फोर्स लगाइए, फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन लगाइए या 50 लगाइए, 20 लगाइए, 30 लगाइए, जितनी भी लगाइए। अगर मैं इधर बात करूं भाई, इधर फोर्स के बारे में मैं बात कर लूं कि इस पे क्या इफेक्ट आ रहा है इस बॉक्स के ऊपर, तो उस ब्रांच को हम नाम देंगे डायनामिक्स, ठीक है। सिंपल सी मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दे दी है और मार्कर की वही कि मैंने कोई ना कोई फोर्स लगाई है। अब मगर इसके अंदर मैं ये नहीं देख रहा कि भाई फोर्स कितनी लगी है कितनी नहीं लगी, मैं सिंपल ये चाह रहा हूं कि इसकी स्पीड कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, एक्सेलरेशन कितनी है, सिंपल ये चाह रहा हूं। तो ये आप किस में डील करेंगे, काइनेमैटिक्स, जिसके अंदर मैंने फोर्स को इग्नोर कर दिया। और अगर मैं बात करूं कि भाई मैंने कितनी फोर्स लगाई है इस मार्कर को मैंने ऊपर फेंकने के लिए, तो वो हम कौन सी ब्रांच में करेंगे, सिंपल डायनामिक्स के अंदर उसको हम डील करेंगे। ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया चैप्टर का इंट्रोडक्शन कि हमारे पास जो नाम था चैप्टर का हमारे पास डायनामिक्स, वो हमारे पास कहां से आया है। तो अगर हमारे पास डायनामिक्स की क्या है, अगली डेफिनेशन आ जाए पेपर में लिखने के लिए, तो हमारे पास डेफिनेशन क्या होगी, हमारे पास डेफिनेशन ही होगी हमारे पास द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, सॉरी द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स की ब्रांच है ना, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the study of motion of objects
with reference of force, with reference of force is called डायनामिक्स, इज कॉल्ड डायनामिक्स। तो ये डायनामिक्स में मैंने आप लोगों को डेफिनेशन लिख दी है। क्या लिखी? एक ऐसी ब्रांच मैकेनिक्स की जो कि डील करता है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में विद रेफरेंस ऑफ फोर्स, उसको हम नाम देते हैं सिंपल डायनामिक्स का। और तो इस तरीके से सिंपल मैंने आप लोगों के सामने डेफिनेशन भी लिख दी है ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए, आप लोग उसको आराम से इजीली याद कर लें। अब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट टॉपिक के बारे में कि हमारे पास का फर्स्ट टॉपिक क्या है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। आपकी बुक के अंदर हमारे पास चैप्टर नंबर 3 के जो फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम है हमारे पास न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है। अब अगर हम बात करें न्यूटन्स के लॉ के बारे में तो आपको कहोगे सर हमने क्लास 9 के अंदर इसको हमने पढ़ा था, 3 लॉस होते हैं बेसिकली, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो भाई वहां जो आपने पढ़ा था वो आपका जस्ट बेसिक लेवल था। अब हम जो बात करेंगे वो इंटरमीडिएट लेवल पे हम बात करेंगे कि इस टॉपिक को हम डील करेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन के बारे में तो भाई न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन हमें क्या बता रहा है, सिंपल सा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बाद में पढ़ेंगे, सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम बाद में देखेंगे, थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम बाद में देखेंगे भाई कि ये क्या कह रहे हैं, ठीक है। मगर अभी उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन हमें बता क्या रहे हैं। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन हमारे पास किसको बता रहे हैं, हमारे पास फर्स्ट तो कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट है, हमारे पास कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट है, उस फिजिकल ऑब्जेक्ट फर्स्ट तो मैं एक तस्वीर कर लेते हैं, इस बॉक्स को क्या करेंगे सपोज कर लो ये मेरे पास फिजिकल ऑब्जेक्ट है। वो फिजिकल ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ये मार्कर भी हो सकता है, ठीक है, फोन भी हो सकता है, आप जो जिससे देख रहे हो, ठीक है। तो क्या होगा, ये हमारे पास फिजिकल ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास क्या है फिजिकल ऑब्जेक्ट, ये मैंने लिया फिजिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या है हमारे पास फर्स्ट करो कोई ना कोई मैंने फोर्स भी लगा दी, इधर से मैंने क्या करा कोई ना कोई फोर्स भी लगा दी, ठीक है। अब क्या था, अब हमारे पास फिजिक्स का नहीं कि भाई ये फिजिकल ऑब्जेक्ट है ना मेरे पास और ये जो फोर्स इसके ऊपर लग रही है इसके दरमियान हमें कोई ना कोई फार्मूला चाहिए था, कोई ना कोई लिंक चाहिए था, कोई ना कोई रिलेशनशिप चाहिए था कि भाई मैं कितनी फोर्स लगाऊं तो ये ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा, या मैं कितनी फोर्स लगा रहा हूं तो ये हमारे पास मूव नहीं कर पा रही है, ठीक है। फर्स्ट में बहुत भारी है हमारे पास, बहुत हल्के की फोर्स है तो क्या मूव करेगा, नहीं करेगा ऑब्वियसली। अब मुझे कितनी फोर्स लगानी है कि ये आगे मूव कर जाए, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए था, सिंपल एक फॉर्मूला चाहिए था, एक लॉस चाहिए थे जिसको डील करके हम इस चीज को हम स्टडी कर सकते हैं, जो कि अभी हम आगे करेंगे भी, और न्यूमेरिकल्स भी इस तरीके से हमारे पास आएंगे। तो इसको सॉल्व किया हमारे पास न्यूटन्स ने, और न्यूटन्स ने कुछ मोशन के लॉस दिए हमारे पास जिसको हम कहते हैं न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन। तो इसकी डेफिनेशन मैंने सिंपल क्या लिखी है आप लोग पढ़ सकते हैं, इट गिव्स द रिलेशनशिप, ये एक रिलेशनशिप दे रहे हैं, ये एक लिंक दे रहे हैं किस दो चीजों के बारे में, एक के फोर्स जिसके ऊपर लग रही है और एक हमारे पास जो फिजिकल ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर लग रही है, दोनों के दरमियान हमारे पास एक रिलेशनशिप, एक लिंक दे रहे हैं जिसको हम कहते हैं न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन। तो देखिए फिजिकल ऑब्जेक्ट एंड द फोर्सेस एक्टिंग अपॉन इट, तो दो चीजें हमारे पास फोर्सेस हैं, एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के दरमियान एक रिलेशनशिप हमारे पास दे रहे हैं, एक लिंक दे रहे हैं, एक कनेक्शन दे रहे हैं, एक फार्मूला कह सकते हैं हम, तो वो हमारे पास कौन देते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। मैं सबसे पहले न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे बात करते हैं हम लोग, मगर उससे पहले मैं आप लोगों को समझाऊंगा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या, हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहलाता है, ठीक है। मैं जानबूझ के न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे आ रहा हूं, क्यों, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम समझेंगे तो आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझ आएगा, वरना आप लोगों को थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है, ठीक है। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास सबसे इजी हमारे पास लॉ है, ये सिंपल है कि कोई भी एक्शन हो तो उसका कोई ना कोई रिएक्शन होगा, कोई भी अगर हम एक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसका कोई ना कोई हमारे पास रिएक्शन जरूर होगा, ठीक है। मतलब क्या, मतलब ये कि अगर आप लोग पेपर्स के अंदर इम्तिहान के अंदर आप लोग अच्छे से तैयारी नहीं करें तो क्या होगा, ये आप लोग एक्शन था, आप लोगों ने क्या करा, आप लोगों ने तैयारी अच्छी करी नहीं, तो उसके अंदर एक रिएक्शन आया, रिएक्शन क्या है कि आप लोग क्या होगा अल्लाह ना करे फेल हो जाते हो, ठीक है। तो ये क्या है, कोई ना कोई रिएक्शन आता है, अगर आप लोग बहुत अच्छा पढ़ लेते हो तो ये आपका एक्शन हो गया, और रिएक्शन क्या है आपका, कि आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होगा, ये बात तो कंफर्म हो गई है, ठीक है। अब इसको अगर आप फिजिक्स के लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो भाई फर्स्ट तो ये मैंने बना दी बॉल, ये मैंने क्या बना दी दीवार बना दी,
ठीक है, बॉल मैंने इधर कंसीडर कर ली और इधर मैंने कंसीडर कर ली बॉल। ठीक है, इस बॉल को मैं उठा के वहां पे फेंका, मैं बॉल की जाने में फेंक रहा हूं। ठीक है, इस बॉल को मैं इस बॉल की जाने में फेंक रहा हूं, ठीक है, थ्रो कर रहा हूं। ये इधर से आई, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से टकरा गई, इस पॉइंट पे आके बॉल के ऊपर टकरा गई। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जब ये हमारे पास बॉल स्ट्राइक करेगी इस बॉल के ऊपर, तो कोई ना कोई फोर्स ये बॉल हमारे पास बॉल पे एग्जर्ट कर रही होगी। ठीक है, देखो ये बॉल है हमारे पास, ये मेरे पास क्या है सिंपल, ये ब्लू मार्क मेरे पास बॉल है और ये मेरे पास बॉल है। अब इसके ऊपर अगर मैं टकरा तो देखो आवाज भी आ रही है, तो क्या हो रहा है सिंपली कोई ना कोई फोर्स उसके ऊपर बॉल के ऊपर लगा रही है ये बॉल। तो जो फोर्स हमारे पास बॉल इस बॉल पे लगा रही है उसको मैं नाम देता हूं F1 का, उसको नाम देता हूं F1 का, जो इस डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स लगा रही है। ठीक है, तो ये तो एक फोर्स हो गई हमारे पास, ये हमारे पास एक फोर्स हो गई जिसको हमने नाम दे दिया कौन से फोर्स का, एक्शन फोर्स का। क्या नाम दे दिया जिसको हमने एक्शन फोर्स का नाम दे दिया। ठीक है, मैंने क्या कहा, एक हमारे पास बॉल है जो कि क्या कर रहा है हमारे पास बॉल के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है विद द फोर्स F1 जिसको हमने नाम दे दिया एक्शन फोर्स। अब उसके नतीजे के अंदर ये जो बॉल है आपके पास, ये बॉल को क्या करेगा, एक रिएक्शन फोर्स हमारे पास जनरेट करेगा, एक रिएक्शन फोर्स इधर प्रोड्यूस होगी। ठीक है, जिसको मैं नाम दे देता हूं F2 का, जिसको मैं नाम देता हूं F2 का, और F2 जो डायरेक्शन होगी किस जानिब होगी वो कौन देख कर रहा होगा हमारे पास, ये बॉल ने क्या करा, पहले बॉल के ऊपर हमारे पास रिएक्शन दिया जिसको हमने नाम दे दिया F1 का, और जो बॉल है हमारे पास, अब ये बॉल हमारे पास क्या कर रहा है, इस एक्शन फोर्स की वजह से, इस एक्शन फोर्स की वजह से ये बॉल इस बॉल के ऊपर एक रिएक्शन फोर्स दे रहा है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर विद द सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होंगे, डायरेक्शन अपोजिट होगी। बॉल हमारे पास इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रही है और बॉल हमारे पास इस डायरेक्शन में कर रहा है। तो ये देखो डायरेक्शन चेंज है, F1 इस डायरेक्शन में, F2 इस डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन हमारे पास अपोजिट हो गई है, मैग्नीट्यूड इन दोनों के क्या होंगे, सेम रहेंगे। तो ये F2 जो है आपके पास वो क्या कर रहा है, बॉल जो है हमारे पास, जो बॉल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही है तो हमने F2 का नाम दिया, और इस फोर्स को हम कहते हैं, इस फोर्स को हम नाम देते हैं रिएक्शन फोर्स का, इस फोर्स का नाम क्या देते हैं, रिएक्शन फोर्स का। ठीक है, तो जब मैंने आपको कितनी फोर्सेस बताई है, टोटल दो फोर्सेस बताई है, एक होती है हमारे पास एक्शन फोर्स, एक होती है रिएक्शन फोर्स। न्यूटन फैक्ट ऑफ मोशन के अंदर हमारे पास टोटल दो फोर्सेस होती हैं जो कि एक्ट कर रही होती हैं, ये बात याद रखिएगा, एमसीक्यू के अंदर आपको पूछा जा सकता है। एक होती है एक्शन फोर्स, एक होती है रिएक्शन फोर्स। हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होगा, बात है, ठीक है, हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होगा। अगर इस बॉल को मैं इधर थ्रो करता हूं इस बॉल के ऊपर, तो ये जो बॉल है ये इस बॉल के ऊपर कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है, टकरा है, जिसको मैं नाम दिया F1 का। इसी जवाब के अंदर ये बॉल क्या करेगा, बॉल को क्या करेगा, एक फोर्स हमारे पास एक्सर्ट करेगा इसी नतीजे में, जिसको हम क्या कहते हैं, रिएक्शन फोर्स। और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये बात याद रखना, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा हमारे पास, हमेशा मैग्नीट्यूड में लिख देता हूं, मैग्नीट्यूड ऑलवेज रिमेंस सेम। मैग्नीट्यूड इन दोनों का फोर्सेस का क्या होगा, F1 और F2, फिर मैं लिखा ना F1 और F2, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मेरे पास क्या होगा, सेम होगा, पर जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, चेंज होगी। इसलिए देखो जब मैंने माइनस लगा दिया, माइनस क्यों लगाया, देखो F1 किस डायरेक्शन में थी, F1 में इस डायरेक्शन में थी, और F2 इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो माइनस लगाया तो देखो डायरेक्शन अपोजिट्स हो गई। ठीक है, तो याद रखना कि इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा सेम रहेगा, पर जो इनकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। तो स्टेटमेंट हमारे पास क्या लिखी है, टू एवरी एक्शन, हर एक्शन का देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि उसका हमारे पास एक इक्वल और एक अपोजिट रिएक्शन हमारे पास प्रोड्यूस होगा या जनरेट होगा। तो इस तरीके से हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को देखा, और अब हम देखते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम क्या करते हैं, डील करते हैं कि हमारे पास न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमारे पास क्या रहता है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि भाई न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमारे पास, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमारे पास जो है
दो पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है, ठीक है, दो पार्ट्स में क्या करता है हमारे पास कंसिस्ट करता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को समझने के लिए एक बात याद रखो, एक पार्ट है हमारे पास ए और एक पार्ट में लिख देता हूं बी। ये क्यों लिख रहा हूं अभी समझ आ जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमारे पास दो पार्ट में मुश्तमिल है, एक ए पार्ट और एक बी पार्ट। ए पार्ट के अंदर हम बात करेंगे जो कि बॉडी हमारे पास कौन सी पोजीशन में होगी, एट रेस्ट होगी, और बी पार्ट में बात करेंगे तो कौन सी पोजीशन में होगी हमारे पास मोशन, और वो मोशन जो हमारे पास परफॉर्म कर रहा होगा वो कौन सा होगा, यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा होगा हमारे पास, यूनिफॉर्म मोशन को बॉडी परफॉर्म हमारे पास कर रही होगी। अगर मैं आप लोगों से बात करूं ए पार्ट के अंदर तो वो बॉडी हमारे पास कौन सी पोजीशन में होगी, एट द रेस्ट के अंदर होगी। तो इधर मैं एक काम करते हैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूं ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। ये मैंने सरफेस ड्रॉ कर दी, इधर मैंने बॉक्स ड्रॉ कर दिया। ये भी बॉक्स कौन सी पोजीशन में, रेस्ट, क्योंकि इसके ऊपर कोई फोर्स अभी लग नहीं रही है, इसके ऊपर अभी कोई फोर्स नहीं लग रही है, ठीक है। इसी तरीके से एक ऑब्जेक्ट में ड्रॉ कर देता हूं जो कि कौन सी स्टेट में होगा मेरे पास, सिंपल मोशन के अंदर होगा, यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा होगा। फर्स्ट तो इधर मैं कार को ड्रॉ कर देता हूं, ये कार है, ठीक है, कार लेके निकले। अब उसके जो मूवमेंट है वो हमारे पास क्या है, जो मोशन हमारे पास परफॉर्म कर रहा है ये कार, वो क्या हमारे पास यूनिफॉर्म होगी, ठीक है, वो क्या होगी हमारे पास यूनिफॉर्म होगी। एक मैंने बॉक्स बना दिया जो कि रेस्ट में, एक कार मैंने बना दिया, एक ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया जो कि यूनिफॉर्म मोशन को परफॉर्म कर रहा है। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमारे पास ये कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट के अंदर है, अगर कोई बॉडी रेस्ट के अंदर है तो वो जब तक के रेस्ट में रहेगी, वो जब तक के रेस्ट में रहेगी जब तक के कोई इसके ऊपर एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना हो जाए। क्या कहा मैंने कि एक बॉडी हमारे पास जो कि रेस्ट में थी पहले, वो जब तक के रेस्ट में रहेगी भाई, जब तक कि कोई उसके ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना करवा दो। मतलब क्या, मतलब देखो ये मेरे पास मार्कर है, ठीक है, ये मेरा हाथ पर रखो, ये भी कौन सी स्टेट के अंदर है, रेस्ट के अंदर है, ठीक है। ये वैसे फर्स्ट में जब मैं बॉक्स रखा तो इसको बॉक्स कर लो, ठीक है। तो ये मेरे पास बॉक्स है, ये बॉक्स में कौन सी पोजीशन में, रेस्ट पोजीशन के अंदर है हमारे पास। तो कब तक ये रेस्ट में रहेगा सर, जब तक आप इसको मूव नहीं करेंगे, जब तक आप कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो यानी कि ये हमारे पास जो बॉक्स है हमारे पास, ये जब तक के लिए हमारे पास रेस्ट में रहेगा जब तक के कोई इसके ऊपर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा दो। ये देखो मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाई, ये मार्कर मेरे पास नीचे गिर गया, ठीक है। यानी कि हमारे पास इसकी स्टेट चेंज हो गई, वो रेस्ट है किसमें आ गया, मोशन में आ गया, ठीक है, रेस्ट है किसमें आ गया, मोशन में आ गया। जैसे ही हमारे पास ये बॉक्स पहले क्या था, रेस्ट में था, जैसे ही मैंने इसको फोर्स लगाया तो ये रेस्ट है किसके अंदर आ गया, ये मेरे पास सिंपल इसने अपनी स्टेट चेंज कर ली और वो किसमें आ गया हमारे पास, रेस्ट से हमारे पास वो मोशन के अंदर हमारे पास ट्रांसफर हो गया, उसने स्टेट अपनी चेंज कर ली, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं इधर बात करूं बी पार्ट के अंदर कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो कि यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है, जैसे कि मैंने इधर कार की एग्जांपल इधर आप लोगों के सामने रख दी है। अब इस कार को मुझे रोकना है, इसकी स्टेट चेंज कराना है, इसकी स्टेट को क्या कराना है, चेंज। अभी मोशन के अंदर है, मुझे कौन सी स्टेट में लाना है, रेस्ट के अंदर लेकर आना है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। ये कार यूं चल रही है हमारे पास। अगर मुझे इसको रोकना है तो इधर से कोई ना कोई फोर्स लगाऊंगा, इधर से कोई ना कोई फोर्स मैं लगाऊंगा। अब सवाल ये आता है कि ये कार कब तक अपना यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करेगी। तो इसका सिंपल सा आंसर हमें न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देता है। वो क्या कहता है, वो कहता है कि ये कार जो है, ये जो बॉडी है हमारे पास, जब तक हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन को परफॉर्म करेगा जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना हो जाए, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स के ऊपर एक्ट ना हो जाए। जैसे इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट होगी एक्सटर्नल, तो ये क्या होगा, ये हमारे पास मोशन से चेंज होकर कौन सी स्टेट में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। ये कार क्या हो जाएगी, अगर मैं इसमें फोर्स लगाऊंगा तो कार क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, सिंपल सा, ठीक है। तो इधर से हमारे पास क्या होगा, इधर से फर्स्ट करो, इधर से कोई पुश कर रहा है, कार बहुत जल्दी चल रही है यूनिफॉर्म मोशन में, तो अगर कोई पुश करेगा तो कौन सी पोजीशन में आ जाएगा, सिंपल रेस्ट के अंदर आ जाएगा। यानी ये मोशन से अगर रेस्ट में आ जाए, ओवर रेस्ट है, मोशन में हमारे पास आ रहा है, ठीक। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी बॉडी हो, वो चाहे रेस्ट के अंदर हो या तो वो किसमें हो, यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा हो, तो वो जब तक कि हमारे पास रेस्ट के अंदर रहेगा
जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल इम्पेलेंस फोर्स एक्ट ना हो, ठीक है। और इसी तरीके से यूनिफॉर्म मोशन हमारे पास जब तक के परफॉर्म होगा जब तक के हमारे पास कोई एक्सटर्नल इम्पेलेंस फोर्स एक्ट ना हो जाए, और जब फोर्स हमारे पास एक्ट हो जाएगी तो वो हमारे पास स्पीड अपनी चेंज कर लेगा, मोशन से रेस्ट में आ जाएगा, या तो रेस्ट में हमारे पास सिंपल मोशन के अंदर हमारे पास आ जाएगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमारे पास सिंपल ये बात कहते हैं। अब एक एमसीक्यूज के पॉइंट के हवाले से हम बात कर रहे थे कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को एक और नाम दिया जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। मैं लिख देता हूं, उसको हम नाम देते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। पेपर में आ जाता है राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया। बच्चों वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो भाई ये कौन सा लॉ आ गया, पूरी बुक के अंदर हमने नहीं पढ़ा। तो भाई इसी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को एक और नाम देते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। बात याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब एक बात याद है कि इनर्शिया क्यों बोलते हैं, हम इसको इनर्शिया क्यों कहते हैं। तो देखो आप मैंने आपको क्या कहा था कि ये बॉब कौन सी पोजीशन में था, पहले रेस्ट के अंदर था, ठीक है। अब फर्स्ट तो जैसे मैं फोर्स लगा रहा हूं, जैसे मैं क्या लगा रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, उसको मैंने नाम दे दिया F का, जिसको मैंने नाम दे दिया F का। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन थ्योरम ऑफ मोशन में आपको पता है हर रिएक्शन का कोई ना कोई एक्शन होता है, ठीक है। इस फोर्स का कोई ना कोई रिएक्शन होगा, ये इस डायरेक्शन में, तो बिल्कुल इसके एक अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक फोर्स होगी जो उसका रिएक्शन फोर्स होगा। मैं उसको R से लिख देता हूं, रिएक्शन फोर्स को, रिएक्शन फोर्स को क्या लिख देता हूं, R से डिनोट कर देता हूं, ठीक है। ये फोर्स लग रही है इधर इसको मूव कराने के लिए, और इधर से रिएक्शन फोर्स है जो कि इसको रोक रही है कि भाई नहीं रेस्ट है, मुझे मोशन में लेके नहीं जाओ, ठीक है। इसकी मिसाल ऐसी है कि ये बॉक्स है हमारे पास, ठीक है, और इधर से मैंने फोर्स लगाई, मैंने बहुत थोड़ी फोर्स लगाई। फर्स्ट में मैं लगा रहा हूं 1 न्यूटन, बहुत ही कम फोर्स लगा रहा हूं मैं, 1 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूं इधर से, तो क्या है, और ये बॉक्स बहुत हैवी है, तो क्या ये हमारे पास बॉक्स मूव करेगा, ऑब्वियसली नहीं करेगा। ये बॉक्स हमारे पास मूव नहीं करेगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फोर्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। फर्स्ट में मैंने इधर 10 न्यूटन लगा दी, ठीक है, ये फोर्स हमारे पास 10 न्यूटन लगा दी। अब 10 न्यूटन के बाद ये बॉक्स हमारे पास मूव कर जाता है, ये हमारे पास 10 न्यूटन के बाद ये बॉक्स हमारे पास मूव कर जाता है। मगर सवाल ये आता है कि जब आपने 1 न्यूटन के ऊपर फोर्स लगाई थी इस बॉक्स के ऊपर, तो ये जब तो मूव नहीं कर रहा था, तो उसका जवाब हमारे पास ऐसा मिलता है कि इस फिजिकल ऑब्जेक्ट के अंदर कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो उसको रेजिस्ट कर रही है रेस्ट से मोशन पे आने के लिए, या हम सिंपल लफ्जों में कह सकते हैं अपनी स्टेट चेंज करने के लिए उसको रेजिस्ट कर रही है, रोक रही है। तो उस प्रॉपर्टी का हम नाम देते हैं इनर्शिया। उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। दोबारा समझो, इनर्शिया हमारे पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट की, जो उसको क्या करे, स्टेट चेंज करने के लिए हमारे पास रोके, रेजिस्ट करे, या तो रेस्ट से हमारे पास मोशन में आने के लिए रेजिस्ट करे, या मोशन से रेजिस्ट में आने के लिए क्या करे, उसको रोके, ठीक है। फर्स्ट करिए मेरे पास मार्कर है, ठीक है, इस मार्कर पे मैं देखो मूव कर रहा हूं, ठीक है, मगर ये मूव नहीं कर रहा, ठीक है। अब मैं ज्यादा तेज फोर्स लगाऊंगा तो ये क्या हो गया हमारे पास, सिंपल ये मूव कर गया। तो पहले कौन सी पोजीशन में थे, रेस्ट पोजीशन में, जब हल्की फोर्स लगा रही है हिल नहीं रहा भाई, ठीक है। यानी कि कोई ना कोई इसके अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई ना कोई प्रॉपर्टी है जिसको नाम देते हैं इनर्शिया। वो प्रॉपर्टी क्या कर रही है, इसको रोक रही है रेस्ट से मोशन में आने के लिए। अब जैसे ही मैंने क्या कहा, फोर्स ज्यादा लगाई, तो वो क्या होगा हमारे पास, वो हमारे पास मूव हो गया, ठीक है। अब एक चीज आती है बात कि हमने ये तो लिख लिया कि भाई इनर्शिया ये हमारे पास ये होता है एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि क्या करे, हमारे पास स्टेट चेंज करवाने के लिए क्या करे, रेजिस्ट करे वो फिजिकल ऑब्जेक्ट। उस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं इनर्शिया। इनर्शिया हमारे पास क्या है, कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट हो, वो रेस्ट में हो या वो मोशन में हो, हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा हो, वो अपने आप को क्या करे, रेजिस्ट करे उसी स्टेट में रहने के लिए। तो उस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं इनर्शिया का, ठीक है। तो इनर्शिया की पहले देख लेते हैं डेफिनेशन, फिर हम आएंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के स्टेटमेंट के ऊपर। इनर्शिया की डेफिनेशन है द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच, एक ऐसी प्रॉपर्टी बॉडी जो कि क्या कर रहा है, अपोज कर रही है, रेजिस्ट कर रही है, रोके किसके अंदर भाई, किसकी चेंज के अंदर, उसकी स्टेट के अंदर। अगर वो रेस्ट पे तो बोलेगा भाई मैं रेस्ट में सही हूं, ठीक है। किसी बॉक्स है ना,
बॉक्स क्या बोला था भाई, मैं रेस्ट में सही हूं, हल्की की फोर्स लगाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी जो उसको रोक रहा है मोशन में आने के लिए, उसको हमने क्या नाम दिया था, इनर्शिया का। चाहे वो रेस्ट में हो, चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा हो, चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा हो, इसमें बहुत हल्की फोर्स लगा रहा हूं, गार्ड में लगी है ऐसी ऐसी। ठीक है, तो वो तो आगे जाते नहीं, वो तो नहीं कि वो आगे कौन है कौन नहीं है। तो हमारे पास सिंपल क्या है, तो इस प्रॉपर्टी का हम नाम लेते हैं इनर्शिया। तो डेफिनेशन क्या लिखी, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच अ बॉडी opposes any change in its state, either it is rest or of uniform motion is known as inertia। और ये बात याद रखना, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड डैश। तो आंसर क्या होगा, लॉ ऑफ इनर्शिया। आंसर क्या होगा हमारे पास, लॉ ऑफ इनर्शिया हमारे पास इसके अंदर आंसर होगा। अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को देख लेते हैं डेफिनेशन। अ बॉडी कंटिन्यूस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, एक बॉडी जब तक के हमारे पास रेस्ट में रहेगी या जब तक के यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी अनलेस इन स्ट्रेट लाइन, अनलेस जब तक कोई इसके ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना हो जाए। एक्सटर्नल तो फोर्स समझ आ गया होगा आप लोगों को, कोई एक्सटर्नल फोर्स आ रही है, मगर ये जो टर्म है ना अनबैलेंस फोर्स, ये समझ नहीं आया। एक्सटर्नल तो वो समझ आ गया कि बाहर से कोई फोर्स आई, जैसे ये मार रहा था ना, मेरी तरफ से मैंने फोर्स लगाई तो ये क्या हुआ, नीचे गिर गया। एक्सटर्नल समझ आ गया, फोर्स समझ आ गया, अनबैलेंस समझ नहीं आया। अनबैलेंस समझने के लिए वही वाली बात कर दो, इनर्शिया की जो मैं आपको एग्जांपल दी थी। पर्सनली अगर मैंने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया है, ये हमारे पास जो बॉक्स है वो काफी हैवी है, तो क्या ये मूव करेगा? ऑब्वियसली नहीं करेगा, ये हमारे पास बॉक्स मूव नहीं करेगा। ठीक है, उससे पहले न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में जो कहा था कि हर रिएक्शन का हर एक्शन का हमारे पास कोई ना कोई रिएक्शन होता है। तो ये एक्शन का ये फोर्स इधर लगाए, तो इसके जवाब में एक रिएक्शन फोर्स है जिसको मैंने आर से डिनोट किया। ठीक है, तो मैं फोर्स नहीं लगा रहा हूं, 1 न्यूटन लगाई मैंने। ठीक है, तो हमारे पास रिएक्शन फोर्स हमारे पास क्या होगी, हमारे पास सिंपल वो भी 1 न्यूटन ही आ रही होगी। जब इधर से फोर्स लग रही, इधर से भी 1 न्यूटन लगेगी, इधर से भी 1 न्यूटन लगेगी, तो वो दोनों आप फोर्स आपस में आप दो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। क्या कर देंगे हमारे पास, कैंसिल आउट कर देंगे। अब एक ऐसा मोमेंट आता है कि ये फोर्स क्या हो जाती है, ये वाली जो फोर्स लग रही है ये बहुत ज्यादा हो जाती है, ये वाली फोर्स बहुत हमारे पास ज्यादा हो जाती है फोर्स, और ये रिएक्शन फोर्स हमारे पास सिंपल कम हो जाती है। अभी कम क्यों होती है, ड्यू टू फ्रिक्शन भी हो सकती है हमारे पास, एयर रेजिस्टेंस की वजह से भी हो सकती है। ठीक है, ये जो सरफेस पे हमारे पास जो रखा हुआ है उसके अंदर जो फोर्स लग रही है फ्रिक्शन हमारे पास, उस वजह से भी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारी वजहों की वजह से हमारे पास रिएक्शन फोर्स चेंज कम हो सकती है। ठीक है, तो अगर मेरे पास ये रिएक्शन फोर्स क्या हो जाए, सिंपल हमारे पास कम हो जाए और ये वाली फोर्स जो है हमारे पास ज्यादा हो जाए, तो ये क्या होगा, इधर आके मूव करवाना शुरू हो जाएगा। ये क्या होगा, डायरेक्शन ये फोर्स कम हुई, ये फोर्स ज्यादा हुई। ठीक है, फर्स्ट करो मैं इधर बॉक्स में, इधर से फोर्स मुझे कितने लगा है, 5 न्यूटन की। ठीक है, इधर से मुझे 5 न्यूटन का टक्कर लगा रहे हैं, ये फोर्स लगा रहे हैं, और इधर से मेरे पास 3 न्यूटन की, तो मैं कहां जाऊंगा, ऑब्वियसली मैं वहां जाऊंगा क्योंकि 5 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, अब ये बात हो गई हमारे पास सिंपल। ये पहले क्या होता है, ये फोर्सेस आपस में बैलेंस हो रही थी। पहले क्या होती थी, बैलेंस, इधर भी 1 न्यूटन, इधर भी 1, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 3, इधर भी 3। अब ऐसा मोमेंट आया कि ये हमने फोर्स ज्यादा लगा दी, जैसे हमने फोर्स ज्यादा लगाई और इधर की फोर्स हमारे पास सिंपल क्या हो गई, इसके मुकाबले में कम हो गई। दैट जब ये फोर्स है और ये फोर्स आपस में क्या हो गई, पहले क्या थी, बैलेंस थी, अब क्या हो गई, अनबैलेंस, इसलिए इसको नाम दिया है बैलेंस फोर्स। इसलिए इसको मैंने क्या नाम दिया है, अनबैलेंस फोर्स। जब हमारे पास एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट करे इसके ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, और वो अपनी स्टेट को चेंज कर ले, तो उसको हम क्या सिंपल नाम देंगे, वो उसको हम क्या कहेंगे, सिंपल वो हमारे पास अनबैलेंस फोर्स, उसको हम सिंपल नाम देंगे। ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारी फोर्स हमारे पास एक्ट कर रही होंगी। एक और फोर्स मैं आपको बताया था, एक फोर्स है हमारे पास वेट जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, उसके नतीजे में भी हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स प्रोड्यूस हो रही होगी हमारे पास। तो इस तरीके से बहुत सारी हमारे पास क्या है, फोर्सेस के ऊपर लग रही होंगी। मगर फिलहाल मैंने आप लोगों की आसानी के लिए जैसे ये समझाया कि इसके अंदर हमारे पास जो नेट फोर्स होगी ना इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, जितनी नेट फोर्स मतलब जितनी फोर्सेस हैं इनका सम, ठीक है, वो क्या हो जाए हमारे पास अनबैलेंस हो जाए। क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, या वो जीरो ना हो।
तो ये ऑब्जेक्ट हमारे पास मूव कर जाएगा। जीरो के अलावा नेट फोर्स का मतलब मेरे पास क्या है, नेट फोर्स का मतलब है फर्स्ट दोनों पहले लिखा सबमिशन ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये कितनी फोर्स है, ये फर्स्ट तो ये लग रही 10, तो 10 प्लस का है इस डायरेक्शन, और ये रिएक्शन फोर्स के इस डायरेक्शन में, और ये फर्स्ट तो ये लग रहा है माइनस, ये भी 10 ही लग रहा है। ठीक है, नहीं ये इसको थोड़ा कम कर दो, इसको 8 कर दो, तो 10 माइनस 8 2, 10 माइनस 8 2। तो देखो कोई ना कोई नेट फोर्स आ रहा है, 2 आ रहा है, तो मतलब ये बॉडी हमारे पास मूव कर जाएगा। अगर फर्स्ट करो ये हमारे पास रिएक्शन फोर्स को 10 न्यूटन फोर्स हमारे पास जनरेट हो रहा होगा, तो 10 से 10 गया तो 0, 10 से 10 गया तो हमारे पास सिंपल 0 आ रहा होगा, तो इसका नेट फोर्स नहीं है, नेट फोर्स का 0 है, कोई फोर्स इसके ऊपर नेट फोर्स एक्स्ट्रा नहीं लगी फोर्स, तो मतलब कि हमारे पास ये बैलेंस है, और बैलेंस होने से ये आपस में कैंसिल हो गया, इस वजह से वो रेस्ट है नहीं, अब हमारे पास पोजीशन सिंपल रहा है। तो इस वजह से हमें इसको नाम देते हैं, इसी को हम कहते हैं अनबैलेंस फोर्स। इस तरीके से हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को कंप्लीट किया। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, कोई भी बॉडी अगर वो रेस्ट में, वो जब तक ये रेस्ट मिलेगा जब तक कि हमारे पास कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना हो जाए, या फिर हम ये कहेंगे कि कोई बॉडी हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रही हो, वो जब तक ये यूनिफॉर्म मोशन में हमारे पास रहेगा जब तक कि कोई इसके ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना हो जाए। अब हम बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, कि हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहते हैं, जिसके अंदर एक फेमस फार्मूला हम उसमें ड्राइव करेंगे, F=m। पेपर में इस तरीके से सवाल आ सकता है भाई कि राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड ड्राइव F=m। तो उसके लिए आप लोगों को स्टेटमेंट याद होनी चाहिए, जो कि मेरे सामने आप लोगों के बोर्ड पे देखिए। ठीक है, तो आप लोग उससे इधर से याद करिएगा, मैं डेरिवेशन में अभी आप लोगों को करवा रहा हूं, तो आप लोग उसको देख लीजिए अच्छे से। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, when an external unbalanced force हम जान चुके हैं externally acts upon a body, कोई भी unbalanced force act करे किसी ना किसी बॉडी में in the direction of force। देखो भाई सपोज करो कि ये मैंने ना ये क्या ये मैं सरफेस बना दी, ये मैंने क्या बना दिया बॉक्स बना दिया। ठीक है, ये मैंने बॉक्स बनाया है, ये मैंने कोई ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, इसको हम बॉडी का नाम ले सकते हैं, और इधर से मैंने क्या करा है, एक अनबैलेंस फोर्स को क्या करें, जैसे एक्ट करेगी, जैसे एक अनबैलेंस फोर्स एक्ट करेगी, जब इधर से फोर्स एक्ट करेगी तो हमारे पास क्या होगा, ये आगे मूव करेगा, ये क्या करेगा, आगे हमारे पास मूव करेगा। फर्स्ट करो इस फोर्स को हटाना है, पहले इस फोर्स को अगर मैं हटा दूं तो इसकी पहले जो वेलोसिटी होगी आती, पहले वाली वेलोसिटी को क्या कहते हैं v, तो वो हमारे पास कितनी हुई थी 0, वो हमारे पास कितनी हुई थी 0। और अब जब मैं फोर्स लगा रहा हूं तो ये मूव कर रहा है, जब ये मूव कर रहा है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, जिसको मैं नाम दे दें v का, कुछ भी हो सकती है भाई, मैं इसको नाम दे दें v। ठीक है, मगर इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0, क्योंकि रुका हुआ था। और आप लोगों को पता है कि अगर हमारे पास वेलोसिटी से जो चेंज हो जाए, तो चेंज होती है ना, पहले 0 थी अब किसमें हुई, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, जिसको मैं भी नाम दे दिया। तो अगर हमारे पास कोई वेलोसिटी क्या हो चेंज हो, और तो उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। उसे हम क्या कहते हैं एक्सेलरेशन, आप लोगों को पता है, पिछले चैप्टर में आप लोग पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर हमारे पास वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसे हम क्या नाम देते हैं एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट था मेरे पास, ये बॉडी थी मेरे पास, फोर्स को डालने बात करें तो वो रेस्ट में थी, तो यानी रेस्ट में उसकी वेलोसिटी कितनी है, स्पीड कितनी, वेलोसिटी हमारे पास कितनी 0। फोर्स लगाई, फोर्स लगाने के बाद ये मूव करेगा, अब मूव करने के बाद जो वेलोसिटी हो जाएगी कुछ ना कुछ होगी, इसको मैंने नाम दे दिया v का। ठीक है, तो मतलब वेलोसिटी चेंज हुई 0 से v पे गई, 0 से v पे गई यानी कि 0 से कहीं ना कहीं इंक्रीज हुई है। तो वेलोसिटी का चेंज हम किस क्या कहते हैं, वेलोसिटी के चेंज को हम क्या कहते हैं एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इधर हमारे पास फोर्स लगाने से क्या प्रोड्यूस हुई है, हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है, हमारे पास क्या प्रोड्यूस हुई है एक्सेलरेशन। और एक और चीज, इस बॉडी का हमारे पास इस बॉक्स का हमारे पास कुछ ना कुछ मास होगा, जिसको हम कुछ डिनोट कर रहे हैं m से, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं m से। ठीक है, अब दोबारा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं, when an external and balanced force acts upon a body, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अगर इसके ऊपर एक्ट करे in the direction of force, it will accelerate the body in the direction of force। वो क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा बॉडी को कौन सी फोर्स डायरेक्शन में, in the direction of force। ये बात याद रखना। ठीक है, देखो फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, फोर्स इधर से आ रही तो बॉडी भी इधर ही मूव कर रहा है। और एक्सेलरेशन किस तरह प्रोड्यूस होगी, मैंने आपको बताया वेलोसिटी के चेंज को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है,
एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, अब देखो क्या कह रहे हैं, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। एक्सेलरेशन क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के। पहली बात हमें क्या पता चल गया, पहली बार हमें ये पता चल गया कि एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, फोर्स के। इसका नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये बात तो होगी, ठीक है। एक्सेलरेशन हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स का, मतलब जितनी फोर्स बढ़ाते जाओगे उतनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती रहेगी, जितनी फोर्स कम करोगे उतनी एक्सेलरेशन कम होगी। इधर फोर्स कम लगा रहे हैं तो एक्सेलरेशन कम होगी, इधर से फोर्स ज्यादा लगा रहे हैं तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा हमारे पास, ठीक। आगे दूसरी स्टेटमेंट है लिखी हुई है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। क्या कह रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके मास से। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब सेकंड पार्ट उसने हमें कह दिया है कि भाई वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके मास से। एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन सेम है, हम क्या करते हैं, कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ए सेम है, एक्सेलरेशन सेम है, एक ही मर्तबा लिखेंगे, m लिखा और इधर क्या करना है, 1/m। m को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल m भी आएगा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगता है, इधर कांस्टेंट लगता है, इधर कांस्टेंट हमारे पास यूज होगा k। इधर k को हम पुट करेंगे 1, k की जगह हम वैल्यू पुट कराए 1, ठीक है। तो पुट k इज इक्वल टू 1। जब k की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो मेरा करा दूंगा k इज इक्वल टू, k की वैल्यू 1 हो गई f अपॉन m। f को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल क्या होगा, f होगा। आपको फोर्स चाहिए, m डिवाइड हो रहा है, मान लीजिए क्या करेगा, m a से मल्टीप्लाई, तो फोर्स इज इक्वल टू m। तो एक फार्मूला हमारे पास आ गया फोर्स का, फोर्स इज इक्वल टू m a, ठीक है। तो इधर हमारे पास फोर्स की डेफिनेशन हो जाती है, क्या बनता है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है। फोर्स की डेफिनेशन आ गई, डेफिनेशन क्या है हमारे पास, मल्टीप्लाई होने का प्रोडक्ट बोलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्वेश्चन में क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी है हमारे पास, उसको अगर हम एक्सेलरेशन फोर्स को एक्ट करवाते हैं तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फोर्स के, और एक्सेलरेशन हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी मास के। हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया, कंबाइन करें दोनों इक्वेशंस को। एक्सेलरेशन लेफ्ट हैंड साइड पे सेम था, एक ही मर्तबा लिखा है, f बराबर है, राइट हैंड साइड पे हमने सब्स्टिट्यूट कराया है, m मतलब f हो गया। प्रोपोर्शनलिटी का साइन रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, k लगाया, k को 1 पुट कराया, m डिवाइड होता है मल्टीप्लाई हुआ, तो फोर्स का हमारे पास फार्मूला बन गया f इक्वल टू m है, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने डील किया है अपना टॉपिक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और इसके अंदर हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डील किया, सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डील किया और थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हमने जब डील किया। अगर इस टॉपिक के बारे में अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।